मेरा नाम माधवी है। मेरा एक ही बेटा था, अब वो जवान हो चुका था। मेरा पति मुझे 5 साल पहले छोड़कर चला गया था, जब मेरे बेटे की नई नई नौकरी लगी थी। लेकिन मेरा बेटा जब से नौकरी करने लगा था, उसने हमारे घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था। मैं इस पूरे घर की मालकिन थी, जिस घर को मैंने खुद बनाया था। और जब घर में मेरी बहू आ गई तो उसने मुझे बेइज्जती के मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। थोड़ी सी बात कहने पर उसने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, जो कभी किसी बहू ने किसी सास के साथ नहीं किया होगा। मैं रोती रही और अपने भगवान से प्रार्थना करती रही। मेरे अपने मुंह से एक शब्द भी न निकला था। आंखों से आंसू बह रहे थे। ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा था। मेरे आंसू, मेरी रिक्वेस्ट। मेरी बहू मुझसे लड़ झगड़ कर अपने मायके जा चुकी थी और मैं अपनी फूटी किस्मत के बारे में सोच रही थी। इतने में ही मुझे जोर से धमाके की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैं दौड़कर उधर गई तो उधर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरा बेटा निखिल बहुत ही समझदार लड़का था और बहुत ही सुंदर था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी परवरिश में लगा दी थी। उसकी कामयाबी और खुशी हमेशा मेरी पहली जिम्मेदारी होती थी। एक दिन जब उसने मुझसे कहा कि माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। मैंने कहा, बेटा, ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा फैसला है। मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगी। मेरी आंखों में सपने जगमगाने लगे थे। मैं एक ऐसी बहू चाहती थी जो न सिर्फ मेरी बेटी की तरह हो, बल्कि मेरे बेटे के मेल की भी हो। लेकिन जब निखिल ने कहा कि माँ, मैं तो पहले ही लड़की पसंद कर चुका हूँ और उसके घर वालों से भी मेरी बात हो चुकी है, बस आप जल्दी से चलिए और मेरा रिश्ता पक्का कर कर आइए। इस बात पर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। मैंने अपने बेटे की परवरिश ऐसी तो नहीं की थी कि वो अपनी माँ से कुछ भी पूछे बिना कर ले, लेकिन अब वो सब कुछ कर चुका था। उसने तो अपनी ससुराल वालों से बात भी कर ली थी और मुझे कुछ भी बताया तक नहीं था। फिर मैंने सोचा कि आजकल के बच्चे तो ऐसा ही कर रहे हैं, यही सब कुछ हो रहा है। ये सोचकर मैंने अपने आप को तसल्ली दी और उसकी खुशी में खुश हो गई। जब मैं लड़की के घर गई तो मैंने देखा कि उसका नाम पायल है। पायल मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो एक मामूली सी शक्ल की लड़की थी। मेरा बेटा तो उसके सामने 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत और काबिल था। मेरे दिल में बात आई कि पूरी दुनिया में मेरे बेटे को सिर्फ यही एक लड़की मिली थी। फिर सोचा कि शायद मोहब्बत में यही सब कुछ होता है। मेरी बात जब लड़की के माता पिता से हुई तो उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। वो लोग बड़े गर्व से अपनी बेटी की बुराइयां गिनवा रहे थे। उनकी बात में कहीं भी झिझक या शर्मिंदगी नजर नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे कि हमारी बेटी से तो खाना बनाना भी नहीं आता। आजकल की लड़कियां कहाँ खाना बनाती हैं। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि भला औरत को खाना बनाना ना आए तो वो घर कैसे चलाएगी। मैंने सोचा कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की सीरियसनेस कुछ और ही बता रही थी। वो अपनी बेटी की कम शिक्षा और कम काबिलियत को भी बहुत अच्छी बात समझ रहे थे। पायल सिर्फ 8वीं पास थी और मेरे बेटे जैसा काबिल इंसान उसके मुकाबले में बहुत आगे था। फिर भी मैंने अपने दिल को काबू में रखा। निखिल की खुशी मेरे लिए सब कुछ थी। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही और आखिरकार ये रिश्ता पक्का कराई। सारे रास्ते मैं सोचती रही कि क्या ये फैसला सही है, लेकिन दिल को बार बार ये कहकर बेफिक्र कर लेती कि अगर निखिल खुश है तो मैं भी खुश हूँ। शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा कि सब कुछ सिंपल और खुशी खुशी हो जाए, लेकिन पायल के घर वालों की डिमांड्स कुछ और थी। उन्होंने शादी की तैयारियों के दौरान अपनी डिमांड्स की लिस्ट मुझे पकड़ा दी। कहने लगे कि हमारी बेटी पार्लर से तैयार होगी और बड़ा सा शादी हॉल आपको बुक करना होगा। आपको हमारे जैसी बराबरी करनी होगी। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया था। उनका कहना था कि आपका इकलौता बेटा है, उसकी शादी में नहीं तो फिर आप कहाँ अपना जुड़ा कटा पैसा खर्च करोगी। वैसे भी जो कुछ भी है वो आपके बेटे ने ही तो कमाया है। मेरा बेटा एक था, इसी बात की तो मुझे फिक्र थी। उसकी कमाई में शुरू से ही संभाल कर रखती थी। मैं फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करती थी। इन लोगों की ख्वाहिशों ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं शादी में फिजूल खर्ची करूं। जो शादी हॉल हमने बुक किया था वो भी बुरा नहीं था। उनकी डिमांड थी कि हम शहर का सबसे बड़ा और महंगा शादी हॉल बुक करें, तो फिर मैंने ऐसा ही किया था। उनकी बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन निखिल तो उनकी बातों को समझ ही नहीं रहा था। वो तो जैसे अपने ससुराल वालों की बातों का दीवाना हो चुका था। जैसा वो लोग कहते वैसा ही कर रहा था। वो तो बस अपनी होने वाली पत्नी को देखता और कहीं खो जाता। मेरी देवरानी ये सब देखकर कहने लगी कि भाभी, आपका बेटा तो अभी से आपकी बहू के पल्लू से बंध गया है।
बाद में क्या होगा? आप अकेली हो, विधवा हो। जब ये दोनों शादी के बाद अपने कमरे में चले जाएंगे तो आप क्या करती रहोगी? उसकी बात सुनकर मेरे दिल में 1 मिनट के लिए डर तो ज़रूर आया था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और जवाब दिया कि बच्चों की खुशी है। तुम क्या चाहती हो कि मैं उनको खुशियाँ मनाने से रोकती फिरूं? मेरी देवरानी मायूसी से कहने लगी कि आप पछताओगी भाभी। आप माँ हो तो आपको माँ की तरह सख्ती से पेश आना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा कि माँ में सख्ती कहाँ होती है। उस समय मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा दिल कहता था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे निखिल और पायल की शादी हो गई थी, वो विदा होकर हमारे घर आ गई थी। मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, लेकिन शादी के अगले ही दिन पायल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अभी सब लोग शादी की खुशियों में बिजी थे कि पायल की बिहेवियर में एक अजीब सा बदलाव आ गया। वो बात बात पर अपनी पसंद का इजहार करती थी और हर चीज़ में कमियां निकालने लगी थी। हमारे तरीके उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। मेरे दिल को एक झटका लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये नई दुल्हन की थकन है। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी के अगले दिन की बात है। घर मेहमानों से भरा हुआ था। सब खुश थे और हंसी मजाक का माहौल था। ऐसे में किसी ने कहा कि पायल, हमारी एक रस्म है कि नई दुल्हन खीर बनाती है, हम तुमसे खीर पकवाते हैं। पायल ने फौरन जवाब दिया कि मैं यहाँ कोई काम करने थोड़ी आई हूँ। उसके ये शब्द सुनकर पूरा माहौल जैसे ठिठक सा गया था। सबको हैरत हुई थी कि वो इतनी तेजी में जवाब कैसे दे सकती है। मैंने उसकी बात को मजाक में टालने की कोशिश की और कहा, कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे साथ होंगे, साथ साथ तुम्हें बताएंगे कि खीर कैसे बनती है। तुम्हें तो सिर्फ कलछी चलानी होगी। पायल ने ये बात करने से भी इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगी और आप लोगों को मेरे माता पिता ने पहले ही बता दिया था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर आप लोग क्यों मुझे चिढ़ा रहे हो? उसकी बातों का अंदाज मेरे दिल को चुभ गया था, लेकिन मैंने माहौल ख़राब नहीं होने दिया। मैं खामोश रही। उसके बाद हमारे ही घर में मौजूद मेरी एक रिश्तेदार मेरे पास आई और कहने लगी कि देख लो माधवी, तुम्हारी बहू के कदम इस घर में पड़ गए हैं। तुम्हारा बेटा तो पूरे खानदान का सबसे काबिल लड़का था। तुमने अपने इतने काबिल बेटे की शादी इस लड़की के साथ क्यों कर दी? इस लड़की के तेवर तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। मैं उनको क्या बताती कि ये सब कुछ मेरे बेटे ने खुद तय किया था। वो लोग यही समझ रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ और अपनी बहू की हिमायत कर रही हूँ। शाम को पायल की माँ का फ़ोन आ गया। उनके बोलने का अंदाज भी पायल की तरह ही था, ये शायद उससे भी ज़्यादा कड़क। वो कहने लगी कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारी बेटी से खाना बनाना नहीं आता, फिर आपने सबके सामने हमारी बेटे की इंसल्ट क्यों की? मैंने अपनी सफाई दी और कहा कि ये तो रस्म है और मजाक में बात हो रही थी। वो गुस्से में आ गई और कहने लगी कि खाना बनाना कौन सा मुश्किल काम है, आजकल तो नौकरानियां मिल जाती हैं, आप भी नौकरानी रख लो, पैसे उसे हम खुद दे देंगे। उनके ये शब्द मेरे दिल पर बिजली बनकर गिर गए थे। इन लोगों को अपने पैसे पर बहुत घमंड था और वो हर बात को पैसे से हल करना जानते थे। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे लहजे नहीं सुने थे। मेरा पति, जो अब इस दुनिया में नहीं था, हमेशा मुझसे धीमी आवाज़ में बात करता था। जिस औरत ने पति की मोहब्बत और नरमी देखी हो, उसके लिए अगर कोई उसे कड़क शब्दों में बात करे तो उसे तकलीफ होती थी। अब मैं सोचने लगी कि बेटे से बात करूं कि वो अपनी पत्नी को समझाए। अभी तो शादी के कुछ ही दिन हुए हैं, ज़रा हल्का हाथ रखे। लेकिन मेरा बेटा तो वैसे ही उसका दीवाना हो चुका था। वो शादी के दूसरे दिन ही पायल को हनीमून पर ले गया था। ये समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था। घर में मेहमानों का आना जाना खत्म हो चुका था और मैं अकेली रह गई थी। पूरा 1 महीना गुजर गया था। जब पायल और निखिल हनीमून से वापस आए तो घर का राशन खत्म हो चुका था। मैंने कई बार बेटे को फ़ोन किया था कि राशन खत्म हो रहा है, लेकिन उसने पैसे नहीं भेजे और वापस आकर कहने लगा कि माँ, हम तो सिर्फ 2-3 दिन लेट आए हैं, मैं राशन ले आता हूँ। वो राशन ले आया था। इन दिनों में मैंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ और ठीक से न खाने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे बुखार हो गया था और कमज़ोरी ने मुझे और ज़्यादा बीमार कर दिया। बूढ़े लोगों को बीमारी लग जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होते। मैंने 1 हफ्ते तक बीमारी झेली, लेकिन फिर भी अपनी ज़ुबान से कुछ न कहा। घर के हालात अब बिल्कुल उल्टी तरफ चलने लगे थे। निखिल हर समय अपनी पत्नी के इर्द गिर्द घूमता रहता था और पायल के मिजाज दिन ब दिन सख्त होते जा रहे थे। वो मुझे और मेरे घर के उसूलों को नज़रअंदाज करती। मेरे बेटे का ध्यान पूरी तरह से पायल पर ही था और मैं अकेलेपन में डूबती जा रही थी।
यही सोचती रही कि मेरा बेटा कभी तो समझेगा कि मैंने उसकी खुशियों के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी, लेकिन शायद अब उसके दिल में मेरे लिए वो जगह बाकी नहीं रही थी जो कभी हुआ करती थी। पायल ने तो जैसे निखिल का दिमाग पूरी तरह से काबू कर लिया था। वो सारा दिन फ्री रहती थी, कोई काम काज नहीं करती थी, लेकिन जब शाम को मेरा बेटा घर आता तो वो उसको ढेर सारी शिकायतें लगाया करती थी। कहती थी कि तुम्हारी माँ मुझे बहुत तंग करती है, कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ, मुझे तो इस घर में सुकून ही नहीं मिलता। मैं हैरानी में पड़ जाती थी कि एक इंसान इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल सकता है, लेकिन निखिल पर पायल की बातों का जादू ऐसा चलता था कि अगर वो दिन को रात कहती तो वो रात ही समझ लिया करता था। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि पायल की बातों में आकर निखिल ने मेरा जेब खर्च भी देना बंद कर दिया था। एक दिन वो सीधा मेरे सामने आकर कहने लगा कि माँ, शादी पर बहुत खर्च हो गया, इसलिए आपको कुछ महीने जेब खर्च नहीं मिलेगा। मैं ये सुनकर दंग रह गई थी। मैंने कहा, बेटा फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरी दवाइयों का क्या होगा? तो वो बिना घबराए बोला कि मामा जी है ना जो दूसरे शहर में रहते हैं, उनसे कहिए कि कुछ महीने वो आपका खर्चा उठा ले, आखिर वो भी तो आपके भाई है। ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी। मैं उसे क्या बताती कि एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो अपने बेटे के होते हुए अपने भाई या किसी और के आगे हाथ फैलाए। अगर मैं अपने भाई से मदद मांगती तो वो मुझसे सवाल करते कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद नहीं करता, और इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। फिर ऐसे में मेरी अपनी ही बेइज्जती होती। मैंने सोचा कि जैसा भी होगा मैं गुजारा कर लूंगी, लेकिन हकीकत में एक बहुत बड़ा मुश्किल फैसला था। मेरा खर्चा बंद हो गया, लेकिन निखिल अपनी पत्नी पर खूब खर्च करता रहा। शाम को पायल के लिए बर्गर और मोमोज लेकर आता और न जाने और भी बहुत सारा खाने का सामान लेकर आता था। मैं घर में अच्छा अच्छा खाना बनाया करती थी, फिर भी पायल को बाहर के खाने का शौक पड़ गया था। मैं सोचती कि अगर घर में दाल पके तो इंसान कभी कभार दिल बहलाने के लिए बाहर से कोई चीज़ मंगा लेता है, लेकिन यहाँ तो रोज़ रोज़ ही पार्टी जैसा माहौल था। मेरे खर्चे पर पाबंदी लगाकर शायद वो किसी बड़ी बचत का सोच रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि ये सब पायल की वजह से हो रहा था। मेरा दिल इस बात पर जलता था कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल चुका है। मुझे आइडिया था कि शादी के बाद बेटे की सोच बदल जाएगी, लेकिन वो तो मेरे हाथ से ही निकल गया, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। अब तो ये हाल था कि पायल अलग मुझसे बदतमीजी करती थी और निखिल अलग, दोनों अपने दिल की भड़ास मुझ पर निकाल देते थे। पायल का बर्ताव दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। वो मुझसे बात करने में कोई लिहाज नहीं करती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि बेटी, अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता देना। वो फौरन बोली कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसके शब्द मुझे तकलीफ देते थे। मैं अपने कमरे में चली गई और चुपचाप रोने लगी। निखिल की हालत भी अजीब हो गई थी। वो न सिर्फ पायल की बातों में आकर मेरी बातें इग्नोर करता था, बल्कि अगर मैं कुछ कहती तो वो झुंझला जाता। एक दिन मैंने उससे कहा कि बेटा, तुम्हारा बर्ताव बदल गया है, तुम मुझसे क्यों दूर हो गए हो? तो वो कहने लगा कि माँ, आपको हर बात में परेशानी क्यों होती है? पायल मेरी पत्नी है, उसकी इज्जत करिए। ये सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मेरा बेटा तो अब वही बोल रहा था जो पायल ने उसे सिखाया था। माँ के लिए इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है कि जिस बेटे को वो अपनी जान से ज़्यादा चाहती हो, वही बेटा उसे ज़िंदगी में बोझ समझने लगे। पायल की फरमाइश कभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन उसने मेरे बेटे निखिल से कहा कि मुझे एक नया गाउन चाहिए, मेरी दोस्त की शादी आ रही है, मुझे उसमें पहनना है। मैं हैरान रह गई थी क्योंकि पायल जानबूझकर मेरे सामने ये बात कर रही थी, जैसे वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। अभी तो उसकी शादी को 3 महीने हुए थे। हमने उसकी शादी में उसको ढेर सारे महंगे और नए कपड़े चढ़ाए थे, यहाँ तक कि उसके मायके से भी महंगे महंगे कपड़े उसके माता पिता ने उसे दिए थे। उसने निखिल को बताया था कि उसने जो गाउन पसंद किया है वो 20,000 रुपये का गाउन है और उसे वही गाउन चाहिए। निखिल, जो उसके हर नखरे को पूरा करने में लगा रहता था, उसने फौरन ही अपना कार्ड निकाला और उसे पकड़ाते हुए कहने लगा कि जाओ, जाकर गाउन ले आओ। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। मैं जलकर रह गई थी, लेकिन कुछ नहीं कहा। यहाँ तो निखिल मुझे दवाइयों के भी पैसे नहीं दे रहा था, उधर अपनी पत्नी को 20,000 का गाउन खरीदने की उसने परमिशन दे दी थी। उस दौरान मैंने मौका देखकर कहा कि बेटा, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, कुछ पैसे मुझे भी दे दो ताकि दवाइयाँ ले सकूं। लेकिन इस बार उसका जवाब सुनकर मेरी आत्मा तक कांप उठी थी। वो कहने लगा कि माँ, अभी मेरा हाथ तंग है, कुछ दिन इंतज़ार कर लो। ये शब्द मेरे दिल में ऐसे चुभे थे
जैसे कोई तीर दिल में भोंक देता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा बेटा है या कोई और, वही बेटा जो पहले मेरी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता था, आज पायल की खुशी के लिए मेरी ज़रूरतों को इग्नोर कर रहा था। मैं सोच में पड़ गई थी कि पायल के साथ रहते हुए वो भी झूठ बोलना सीख चुका है। अगले दिन पायल घर वापस आई तो उसके हाथ में बड़ा सा शॉपर था। वो बहुत खुश हो रही थी। वो अपना वही पसंदीदा गाउन खरीद कर लाई थी जिसके लिए उसने निखिल से कहा था। मेरे सामने आकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। उसने बताया था कि उसे 17 दिन के बाद अपनी सहेली की शादी में इस गाउन को पहनना है। उसने उस गाउन को ऐसे ही अलमारी में रख दिया था। अपने कपड़ों का ख्याल और अपने कमरे के सामान की देखरेख वो बहुत अच्छे से करती थी। मुझे तो उसके कमरे में जाने की परमिशन भी नहीं थी। उसके कमरे में हर एक चीज़ की फैसिलिटी थी, लेकिन मेरा कमरा तो ऐसा हो चुका था जैसे किसी बीमार बूढ़ी औरत का होता है, क्योंकि मैं बीमारी की वजह से अपने कमरे की ज़्यादा सफाई नहीं कर पाती थी। जितना काम मुझसे होता मैं उतना कर लिया करती थी। वो हर दूसरे तीसरे दिन शॉपिंग पर जाया करती थी और जो सामान शॉपिंग से लेकर आती थी उसे पहन पहन कर घर में घूमती फिरती थी और मुझे ऐसे दिखाती थी जैसे उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। घर के बाकी मामलात की तरफ पायल का कोई ध्यान नहीं था। सफाई करना, खाना पकाना, घर के किसी और काम को हाथ लगाने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता था। अगर मैं खुद घर का कोई काम नहीं करती तो घर गंदा का गंदा पड़ा रहता था। मैं बूढ़ी और बीमार औरत थी, लेकिन फिर भी घर की सफाई और खाने की फिक्र मुझे ही करनी पड़ती। अगर मैं कुछ ना करती तो पायल और निखिल को कोई परवाह नहीं थी। खाने का ये हाल था कि घर में कुछ नहीं पकता था और हर दिन बाजार से खाना मंगवाया जाता था। मेरा बेटा तो बाजार का खाना खा खा कर बीमार रहने लगा था। उसका हमेशा ही पेट खराब रहता था। वो परेशान तो था, लेकिन अपनी पत्नी की मोहब्बत में वो कुछ कह नहीं सकता था। उससे कहता कि आजकल घर में कौन खाना बनाता है, जब बाहर के खाने आसानी से तरह तरह से मिल जाते हैं तो घर में खाना बनाने की क्या ज़रूरत। मुझे ये सुनकर सदमा होता था कि ये वही बेटा था जो मेरे हाथ का खाना खाए बिना रह नहीं सकता था और आज वो बाहर के खानों को अहमियत दे रहा था। पायल ने न सिर्फ मेरे बेटे के ख्यालात बदल दिए थे, बल्कि घर के माहौल को भी पूरी ही तरह से बिगाड़ दिया था। एक दिन मैंने पायल से कहा कि बेटी, कभी कभी घर में खाना भी बना लिया करो, बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उसने मेरी बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और कड़क लहजे में बोली कि मम्मी, आपको मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए। उसकी बातें मुझे खामोश करवा दिया करती थी और मैं कुछ कहने के काबिल नहीं रहती थी। निखिल का हाल भी अजीब हो गया था। अगर मैं उससे कोई बात करती तो वो फौरन गुस्सा कर जाता था। एक दिन मैंने कहा कि बेटा, तुम्हारा बर्ताव बदल गया है, तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा कि माँ, आपको हर बात में परेशानी क्यों होती है? पायल मेरी पत्नी है और आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। वो बेटा जिसे मैंने अपने पति के बिना पाला था, अकेले ही उसकी शादी की थी, आज मुझे ही नसीहत कर रहा था कि मैं उसकी पत्नी की इज्जत किया करूं। वो जो हमेशा अपनी पत्नी के नखरे पूरे करने में लगा रहता था। घर के खर्चे में कमी थी, लेकिन अपनी पत्नी की फरमाइशों में कोई कमी नहीं रखता था। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती थी कि ऊपर वाला इसको अकल दे कि ये क्या कर रहा है, लेकिन मुझे तो कोई भी आसान रास्ता नज़र नहीं आता था। मुझे लगता था कि पायल के आने से न सिर्फ मेरा घर उजड़ गया, बल्कि मेरा बेटा भी बदल गया। ये सब आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम बन गया था। ज़िंदगी में कुछ सदमे ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान चाहे भी तो भूल नहीं सकता। एक दिन पायल ने घर की एक मामूली सी बात पर ऐसी गाली गलौज करनी शुरू कर दी कि मेरा दिल दहलकर रह गया था। ये वो शब्द थे जो शायद मर्द भी आपस में लड़ाई लड़ते समय इस्तेमाल नहीं करते होंगे। घर में छोटी मोटी बातों पर तो बहस हो जाती है, लेकिन पायल का अंदाज ऐसा था जैसे वो जानबूझकर मेरे साथ झगड़ा करना चाहती हो। मैं सोचती रही कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि अगर मेरे भाग्य में दुख और सदमे लिखे हुए हैं तो कम से कम मुझे सब्र दे कि मैं इनको सह सकूं। पायल के शब्द मेरे दिल पर हर दिन हथौड़े की तरह बरस रहे थे। मुझे लगा कि मेरे सारे भरम टूट चुके हैं। बहू और सास के बीच कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन ये रवैया उससे कहीं ज्यादा बुरा था। पायल ने गालियों की ऐसी बारिश की कि मेरे दिमाग में डर ने जगह बना ली। वो कहते हैं ना, जब कोई बदतमीजी से बात करे तो डर होता है कि कहीं गाली न दे, और अगर गाली दे तो डर होता है कि कहीं हाथ न उठा दे।
मुझे ये फिक्र सताने लगी कि कहीं ये औरत मेरे साथ हाथापाई पर ना उतर आए। मेरे अंदर का सुकून पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मैं दिन रात परेशानी में रहती थी। मैंने सोचा कि मेरा बेटा मेरी बात समझेगा और मेरी साइड लेगा, लेकिन पायल ने पहले ही निखिल के कान भर दिए थे। जब मैंने अपने बेटे से कहा कि पायल ने मुझे गालियां दी हैं, तो उसने ऐसा जवाब दिया कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसने कहा कि माँ, बहू जितनी भी बुरी हो वो कभी अपनी सास को गालियां नहीं देती, आपको गलतफहमी हुई होगी। सास तो नॉर्मल रूटीन में भी बहू को बुरा भला कहती है। हो सकता है आपने ही शुरुआत की हो और फिर पायल के मुंह से कुछ निकल गया हो। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मेरे अपने बेटे ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया था। शादी से पहले तो निखिल मेरी हर बात को मानता था, लेकिन अब वो हर बात में अपनी पत्नी का साथ देता था। वो अपनी पत्नी के हर झूठ पर आंख बंद करके यकीन करता था और मेरे सच को झुठलाता रहता था। मेरी बहू मेरे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आती थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कई बार मैंने सोचा कि मुझे अपनी परेशानी अपने रिश्तेदारों को सुनानी चाहिए, लेकिन फिर मैं रुक गई कि मेरे रिश्तेदार भी मेरी किसी बात को सीरियस नहीं लेंगे। ये सब मेरी अपनी गलती है। मैं दिन रात यही सोचती रहती कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं दी थी, फिर भी मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे थे। पायल ने न सिर्फ मेरा घर बर्बाद कर दिया था, बल्कि उसके रवैये ने मेरे दिल पर गहरे जख्म छोड़ दिए थे। मुझे दुनिया का हर दुख छोटा लगता था, क्योंकि सबसे बड़ा दुख तो ये था कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा था। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी अब ऊपर वाले के हवाले सौंप दूंगी। मैं प्रार्थना करती रही कि ऊपर वाला मेरे बेटे को अकल दे। मेरे दिल में एक उम्मीद बाकी थी कि शायद मेरे घर का माहौल ठीक हो जाए और मेरा बेटा भी बेहतर हो जाए, लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका था। मेरे बेटे का काम भी अब ठीक से नहीं चल रहा था। वो अपनी पत्नी के खर्च पूरे करते करते अब थक चुका था, मगर वो उससे कुछ नहीं कह सकता था। मैंने देखा था कि कई दिनों से उसकी पत्नी उससे शिकायत कर रही थी कि मुझे नई प्रेस ला कर दो, ये पुरानी प्रेस ठीक से गर्म नहीं होती। उसे वैसे भी कुछ दिनों बाद अपनी सहेली की शादी अटेंड करनी थी, अपने कपड़ों पर उसे प्रेस करनी थी। निखिल ने उससे कई बार कहा था कि वो पुरानी प्रेस ठीक करवा कर दे देता है, लेकिन उसका कहना था कि उसे नई और कंपनी की प्रेस चाहिए। निखिल ने उसे कहा था कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नई प्रेस ला दूंगा। उस दिन निखिल ने बताया कि उसे ऑफिस में ज़्यादा काम है, इसलिए वो रात को भी घर वापस नहीं आएगा। उस दिन पायल को हिम्मत मिल गई कि वो अपनी सारी हदों को पार कर पाती। सारी रात निखिल घर पर नहीं आया था। सुबह की शुरुआत रोज के मुताबिक हुई थी, लेकिन शाम के टाइम पर एक छोटी सी बात पर पायल ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। ये वो ही दिन था जब उसे अपनी दोस्त की शादी में जाना था। उसने निखिल को जल्दी घर आने के लिए कहा था कि शाम को हमें मेरी दोस्त की शादी में जाना है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की और वही घिसी पिटी बातें दोहराने लगी, जिन्हें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। लेकिन इस बार उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। पायल ने मेरे सामने कहा कि मैंने ही आपके बेटे को रोका था कि वो आपको खर्चा न दे। मैंने ही कहा था उसे कि तुम्हें एक पैसा न दे, और देखो आपके बेटे ने मेरी बात मान ली। वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि वो जैसा कहती थी मेरा बेटा वैसा ही करता है। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर खंजर मार दिया है। ये उसके कहे शब्द नहीं थे, बल्कि एक माँ की मोहब्बत का कत्ल था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। मैंने पायल को सख्त शब्दों में कहा कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, लेकिन याद रखो ऊपर वाला तुम्हारा हिसाब जरूर करेगा। ये सुनते ही पायल ने अपना चप्पल उठाया और मेरे मुंह पर दे मारा था। ये तो बदतमीजी की आखिरी हद थी। मैं बेबस होकर कुर्सी पर बैठ गई थी। मेरे अंदर एक तूफान सा उठ पड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और भगवान के आगे प्रार्थना करने के लिए बैठ गई थी। मैंने ऊपर वाले से भी कोई शिकायत नहीं की, ना ही कुछ मांगा। मैंने बस अपने आंसू ऊपर वाले के सामने बहाए और कहा कि अब तू ही इंसाफ कर। अभी मैं भगवान के आगे प्रार्थना कर ही रही थी जब अचानक मुझे जोरदार धमाके की आवाज़ आई। उसके साथ साथ पायल भी जोर से चीखी थी। मैंने जैसे ही पायल के कमरे की तरफ नज़र डाली तो उधर से मुझे धुआं निकलता हुआ नजर आया। मैं जैसे ही भागकर उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि पायल एक तरफ ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई है। कमरे में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। एक कोने में बहुत जोरदार आग लगी हुई थी। न जाने वो क्या चीज़ जल रही थी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ज़ोर ज़ोर से पायल को आवाज़ लगा रही थी,
लेकिन शायद वो बेहोश हो चुकी थी। मैं जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ पहुंची। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि आसपास के लोग आकर मेरी कुछ मदद कर सकें। हमारी गली में ही 2-3 लड़के खड़े हुए थे। मेरी चीखों पुकार सुनकर वो फौरन ही घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने जैसे ही कमरे के अंदर देखा तो कहने लगे, कोई ब्लास्ट हुआ है। कमरे के अंदर धुआं था, इसलिए उनकी भी समझ नहीं आया कि असल बात क्या है। उनमें से एक लड़का कहने लगा कि हमें एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। उन लोगों ने मेरे बेटे को भी फ़ोन कर दिया था। जैसे तैसे कमरे के अंदर से धुआं ठीक किया गया था। उन लड़कों ने कमरे के अंदर जाकर चेक किया तो पता चला कि कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ है। जल्दी से सारे घर की बिजली बंद कर दी गई थी। धीरे धीरे कमरे का धुआं कम होने लगा। एम्बुलेंस भी आ चुकी थी और एम्बुलेंस में पायल को अस्पताल ले जाया जा चुका था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लड़के अभी भी कमरे का जायजा ले रहे थे कि आखिर हुआ क्या था, किस वजह से पायल के साथ ये सब कुछ हुआ। निखिल भी अस्पताल पहुंच गया था और पायल के घर वाले भी वहां आ गए थे। पायल की हालत बहुत नाजुक थी। मैं प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए और पायल भी ठीक हो जाए। मैं ये तो जानती थी कि ये सब कुछ ऊपर वाले की तरफ से हो रहा है। इलाज के दौरान पता चला कि पायल अपनी जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। ये खबर सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सा तूफान उठा। एक तरफ पायल के बर्ताव और जुल्म की यादें थीं, तो दूसरी तरफ मेरे बेटे के लिए अफसोस था कि वो अपनी पत्नी को खो चुका है। लेकिन जब पायल की लाश घर पहुंची तो मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। पायल जब घर वापस आई तो वो पायल नहीं थी जो हर समय अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। अब सब उसे एक लाश कह रहे थे। घर में खामोशी छाई हुई थी। लोग उसकी मौत पर अफसोस कर रहे थे। मेरा बेटा अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं न कहीं वो मुझे अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा है। पायल की चिता को आग दे दी गई थी। बाद में उसकी मौत की वजह भी पता चल गई थी कि वो रात को अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए अपने नए गाउन की सिलवटें ख़त्म करने के लिए उस पर प्रेस कर रही थी, क्योंकि वो गाउन वो काफ़ी दिनों पहले लेकर आ गई थी और वो इसी तरह से शॉपर में रखा हुआ था, इसलिए उस पर काफ़ी हद तक सिलवटें आ गई थी। वो मुझसे झगड़ा करने के बाद अपने कमरे में जाकर रात की शादी में जाने की तैयारियों में लग गई थी। उसने जैसे ही प्रेस करनी शुरू की होगी, उसी समय प्रेस में एक ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ था। हालांकि वो कई दिनों से निखिल से प्रेस को लेकर शिकायत कर चुकी थी कि ना तो ये ठीक से गर्म होती है और उसमें से कभी कभी स्मेल भी आती है। प्रेस के अंदर ही अंदर बहुत बड़ी खराबी हो रही थी, जिसकी वजह से न जाने उस दिन उसमें ऐसी क्या खराबी हुई कि वो प्रेस ब्लास्ट हो गई। उस समय प्रेस पायल के हाथ में थी। उसके बाद सबसे पहले प्रेस ने एक जोरदार करंट मारा और फिर प्रेस ब्लास्ट हो गई थी, जिसकी वजह से पायल का नया गाउन भी जल गया था और उसको इतने जोरदार करंट लगा था कि वो अपनी हालत संभाल न पाई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मैं ये नहीं समझती कि उसकी मौत प्रेस के करंट लगने से या उसकी खराबी की वजह से हुई है। अब उसके जुल्म की हद पार हो गई थी और मैं भगवान के आगे रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि वो मेरे साथ इंसाफ करे। मेरे साथ इंसाफ ही हुआ था। मेरी बहू, जिसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था, उसको उसके किए की सज़ा मिल गई थी। शायद ऊपर वाला चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में अब आराम आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे की शादी को देखते ही देखते काफ़ी दिन गुजर गए थे और एक दिन भी मेरा सुकून से नहीं गुजरा था। अभी मुझ पर थोड़ी और परेशानी आनी बाकी थी, जो कि मेरे बेटे की तरफ से थी। उसकी पत्नी को मरे हुए 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन इस 1 हफ्ते में एक दिन भी मेरे बेटे ने मुझसे ना तो अपना दुख जाहिर किया था और ना ही वो मुझसे बात कर रहा था। आसपास के लोग भी मेरे बारे में बातें कर रहे थे कि सास ने ही बहू को मारा है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन उनके घर से झगड़े की आवाज़ें आती रहती थी। एक औरत हमारे घर पर आई और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे बारे में मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तुमने अपनी बहू को मारा है। ये सब सुनकर मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लोगों को गलतफहमी हुई है। ये औरत हमारे मोहल्ले की थी। उसने कहा कि अक्सर सास बहू में लड़ाई होती है, मगर मोहल्ले के लोगों को लगता है कि तुमने अपनी बहू से दुश्मनी निकाली है। तुम चाहती थी कि वो इस दुनिया से चली जाए और वो इस दुनिया से चली गई। ये एक नया इल्ज़ाम मुझ पर लोगों ने जाहिर कर दिया था। अब मैं कैसे बताती कि मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती थी। मैं उसके अत्याचार, उसके जुल्म, उसकी बातें सब कुछ बर्दाश्त करती थी। कभी मैंने उससे कुछ नहीं कहा था।
वो तो अपनी मौत मरी है। मेरा बेटा सारा दिन अपने कमरे में खुद को बंद रखता था। जिस दिन से मेरे बहू की मौत हुई थी उस दिन से वो अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं था। एक दिन मैं बिस्तर पर बैठी हुई इस बात का अफसोस करके रो रही थी कि पायल भले ही इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन वो मरने के बाद भी मुझे परेशान कर गई है। सब लोगों को लगता है कि मैंने अपनी बहू को मारा है। क्या उसकी मौत की वजह मैं थी? मैं फूट फूट कर रो रही थी। उसी समय मेरा बेटा कमरे से बाहर निकला और फौरन मेरे पैरों में आकर बैठ गया। वो रो रहा था। मैं समझ नहीं पाई कि वो क्यों रो रहा है। उसने मुझसे कहा कि माँ, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि कहो बेटा। निखिल ने झिझकते हुए बात शुरू की कि माँ, जब पायल जिंदा थी और उसके साथ आपकी हर दूसरे तीसरे दिन झगड़े होते रहते थे, आप मुझसे इसकी शिकायत किया करती थी और वो मुझसे आपकी शिकायत किया करती थी। उसकी मौत से कई दिनों पहले मुझे एक आइडिया सूझा था। आपने मुझे यहाँ तक बताया था कि वो आपको गालियाँ देती है। इस बात का पता लगाने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत है, मैंने तभी एक कैमरा खरीद लिया था और सोचा कि मैं ये कैमरा घर में लगा देता हूँ। मैंने इस कैमरे के बारे में आपको नहीं बताया था। बताना तो मैं पायल को भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर मेरे घर से जाने के बाद इस घर में होता क्या है। मैं आपसे पहले ही मुंह फेर चुका था। न जाने ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों और कैसे आ गया था। मुझे कैमरा लगाते हुए पायल ने देख लिया था। उस समय आप अपने कमरे में सो रही थी। पायल भी अपने कमरे में बिजी थी, मगर उसने मुझे देख लिया। वो कहने लगी कि आप ये कैमरा यहाँ पर क्यों लगा रहे हो। मैंने उसे बताया था कि आजकल घरों में बहुत चोरियां हो रही हैं। कभी हमारे घर में भी कोई चोरी चकारी हो गई तो ये हमारे काम आएगा। पायल ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की थी कि मैं कैमरा घर में ना लगाऊं, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने उस कैमरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया था। मैं जब भी उसकी रिकॉर्डिंग चेक करने की कोशिश करता तो देखता कि उसमें कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है। शायद पायल कैमरे की उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया करती थी। लेकिन उस दिन जब आपका और पायल का झगड़ा हुआ तब पायल के साथ वो हादसा हो गया और ये बात साफ हो गई कि पायल ही रिकॉर्डिंग खामोशी से मेरे फ़ोन से डिलीट कर दिया करती थी। मुझे यही लगता रहा कि आप हमेशा पायल को बुरा समझती थी। शायद आपने ही पायल के साथ कुछ किया होगा। मैं हर दिन उसे याद करता हूँ। आज मुझे याद आया कि मैं अपने फ़ोन में कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। मेरे फ़ोन में हर दिन की रिकॉर्डिंग है, यहाँ तक कि उस दिन की भी रिकॉर्डिंग है जिस दिन पायल के साथ ये हादसा हुआ। पायल को उस दिन रिकॉर्डिंग डिलीट करने का मौका नहीं मिला, इसलिए उस दिन की रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे फ़ोन में ही थी। और आज जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पायल जानबूझकर आपके साथ लड़ाई कर रही थी। उसने अपना चप्पल उतार कर आप पर फेंका था, जबकि आप तो फूट फूट कर रो रही थी। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ कितनी अच्छी है। मेरे दिल से एक बोझ हल्का हो गया। वो ये कि पायल का मरना बिल्कुल ठीक था। वो सही जगह पहुंच चुकी है, क्योंकि वो उसी जगह को डिजर्व करती है। माँ, मैं आपसे सच कहूँ तो उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया है। पायल ने आपके साथ जो कुछ किया वो सच में माफ़ी के लायक नहीं था। उसने मुझे आपके खिलाफ कर दिया था और मैंने अपनी माँ के साथ वो बर्ताव रखा जो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं रखा जाता। मैं ये भी जानता हूँ कि मोहल्ले के लोगों के दिल में भी वही बात है जो मेरे दिल में आ रही थी। सबको यही लगता है कि आपने ही पायल के साथ कुछ न कुछ किया होगा। उसकी बातों ने भी मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। मैंने आपको तकलीफ दी, आपका दिल दुखाया और आपके हकों को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। उसने जो किया उसका अंजाम वही होना चाहिए था। मेरे बेटे ने मेरे पैर पकड़कर कहा, माँ, मैं आपसे अपने सारे किए की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पायल ने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं है। तुम भी उसे माफ़ कर दो, क्योंकि वो अब इस दुनिया से जा चुकी है। मेरे बेटे ने धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू कर दिया था। जो वो अपनी पत्नी की याद में खुद को कमरे में बंद कर चुका था, अब वो घर से बाहर निकलने लगा था। लेकिन जब उसने ये अफवाहें अपने कानों से सुनी कि मोहल्ले वालों को ये गलतफहमी हो रही है कि उसकी माँ ने ही उसकी पत्नी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की होगी, तो उसने अपने मोबाइल से निकालकर वही वीडियो सबको दिखाया जिसमें मेरी बहू मुझ पर अत्याचार कर रही थी, और ये भी बताया कि उसकी मौत एक हादसा थी। शायद उसने मेरी माँ पर बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए ऊपर वाले ने उसको उसके किए की सज़ा दी है। इंसान को वक्त पर उसके किए की सज़ा मिल जाती है। वीडियो देखने के बाद सबको समझ आ गया था कि पायल भी किसी से कम नहीं थी। अब लोगों ने मेरे बारे में बातें बनाना बंद कर दी थी। मेरा बेटा हमेशा उदास रहता था।
मेरे साथ समय बिताने लगा था। बार बार मेरे पास आकर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगता रहता था, शर्मिंदा होता रहता था। मैंने उसे बहुत समझाया और कहा कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की देखूंगी। मेरे बेटे ने कहा कि नहीं माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता। मैंने उसे बहुत समझाया और कहा कि ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है। पायल से तुम्हारी मोहब्बत की और पसंद की शादी थी, अब एक बार अपनी माँ की पसंद पर भी भरोसा करके देखो। मेरे बेटे ने कहा कि मुझे तो आप पर बहुत भरोसा है माँ, मैं ही भटक गया था, शायद मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। मैंने कहा नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। मैंने अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की तलाश की और उसकी शादी उसके साथ करवा दी थी। वो लड़की भले ही शक्ल सूरत में अच्छी नहीं थी, लेकिन किरदार की बहुत अच्छी और मासूम लड़की थी। उसने मेरे बेटे की ज़िंदगी को संवार दिया। मेरे बेटे के साथ उसने खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और उसने मेरे घर को भी स्वर्ग बना दिया था। सारा दिन वो मेरी सेवा करती थी, रात को मेरे बेटे की सेवा में लग जाती थी। मेरे बेटे को भी इस नई लड़की ज्योति के साथ ज़िंदगी गुजारकर इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि उसे जो सुकून ज्योति के साथ मिल रहा है, वो सुकून कभी पायल के साथ नहीं मिला था, क्योंकि ज्योति घर के सारे काम करती थी और अपने हाथ से खाना बनाकर मेरे बेटे को खिलाया करती थी। मेरे बेटे को लगता था कि अब घर में सच में एक रौनक है। पायल मेरे बेटे से मेरी शिकायतें करनी शुरू कर देती थी और अपनी डिमांड पूरी करवाती रहती थी। एक ज्योति थी जिसने कभी मेरे बेटे से कोई डिमांड नहीं की थी। मेरा बेटा उसे एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे ज्योति ने उसके दिल से पायल की मोहब्बत को निकाल दिया था और उसने अपने लिए मेरे बेटे के दिल में जगह बना ली थी। कुछ समय के बाद पता चला कि मेरी बहू माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर मेरे बेटे की खुशी के ठिकाने नहीं थे। असल खुशी तो उसे अब मिली थी। अब मुझे अपना घर घर लगता था। धीरे धीरे ऊपर वाले ने मेरे घर से सारी परेशानियों को निकाल दिया था। मेरा बेटा दूसरी शादी इसलिए भी नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि सास बहू के रिश्ते में हमेशा झगड़े ही होते हैं, लेकिन हर सास बहू के बीच झगड़े नहीं होते। कुछ सास बहू दोनों ही अपने किरदार में अहमियत रखती हैं और दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। बहू को चाहिए कि वो अपनी सास को इज्जत दे, चाहे हालात जैसे भी हों। गलत वो बुनियाद है जिस पर किसी भी रिश्ते की बुनियाद और कामयाबी की इमारत खड़ी हो जाती है। अगर किसी बहू के सास के साथ रिश्ता ठीक नहीं है और वो सच में किसी बदसलूकी या तकलीफ का सामना कर रही है, तो उसे चाहिए कि वो सास से अलग होने की कोशिश करे। मगर अलग होने का मतलब ये नहीं कि उसको बदला लेना चाहिए या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहिए। इसके बजाय बहू को चाहिए कि वो सब्र से काम ले, खुद को संभाले और अगर मुमकिन हो तो किसी अच्छे तरीके से सास से बात करे। हमेशा याद रखें कि बदला कभी भी किसी परेशानी का हल नहीं होता। दूसरी तरफ सास को भी चाहिए कि वो अपनी बहू को उसका मुकाम दे, बहू की हैसियत और उसके हक को एक्सेप्ट करे। सास को अपनी बहू को एक मेंबर के तौर पर समझना चाहिए और उसे अपने घर में इज्जत मोहब्बत के साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए। जब सास अपनी बहू को इज्जत देगी तो ये रिश्ता मजबूत होगा और एक अच्छा माहौल बना रहेगा जहां दोनों की फीलिंग्स की कदर की जाएगी। अगर दोनों तरफ से इज्जत और समझ बूझ का व्यवहार अपनाया जाए तो हमारे समाज में सास और बहू के रिश्ते में फसाद कम हो जाएंगे। मेरी दूसरी बहू बहुत समझदार थी, इसलिए उसने अपने घर को अच्छे तरीके से संभाल लिया, अच्छे तरीके से चलाया। वो मेरे साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करती है। ऊपर वाले ने उसे खुशी दी, उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरे बेटे की खुशी डबल कर दी। मेरे बेटे के दिल से पायल का ख्याल निकाल दिया। वो मेरे लिए मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी समान है। अगर पायल भी मेरे साथ ज्योति की तरह ही पेश आती तो शायद पायल के साथ वो हादसा ना होता और आज पायल हम सब लोगों के बीच होती। मैं आज भी पायल की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैंने पायल को दिल से माफ़ कर दिया, लेकिन मैं पायल जैसी बहू से कहना चाहूँगी कि बुरे के साथ हमेशा बुरा ही होता है और अगर कोई किसी की इज्जत नहीं करता तो इसका नतीजा हमें बुरा ही निकलता है। जब किसी रिश्ते में बदले का जज्बा आ जाता है तो वो रिश्ता टूटने की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि दोनों सास और बहू एक दूसरे की इज्जत करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।